Hey guys, you are watching Checkmate. Review the facts, Checkmate is the best. So, if you want to connect with us, please like and subscribe our channel, our videos, and for more videos, press the bell icon to get the information first. चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। और ये हमारी वीडियो नंबर 10 है, जो हमारी सीरीज़ है DSSB फॉर TGT सोशल साइंस। ये स्पेशली DSSB TGT सोशल साइंस के लिए ही हमने डिज़ाइन की है, जो उसका पार्ट 2 है, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सो यू कैन चेक ओवर देयर। स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द क्विज टाइम? लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which of the following statement is true? Statement first says about 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements, in which most abundant is oxygen. Okay, and statement second says temperature and pressure increase with the depths. Moreover, the density of material also increases with depth. Okay, answer करो जल्दी से. Yes, answer will be option C. Both first and second statements are true. चेक करते हैं कैसे, ठीक है, विद फैक्ट। ये देखिए, about 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements, ठीक है, like oxygen, silicon, aluminium, iron, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये हमारे 8 एलिमेंट्स हो गए, जिससे मतलब ये जो कि 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ये बनाते हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये टेबल भी इंसर्ट की है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात हुई थी ना, मोस्ट अबंडेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, वो 46% है अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं। अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कौन सी है सबसे ज़्यादा जो गैस है हमारे, वो है नाइट्रोजन। बट अगर आता है कि क्रस्ट पर, ठीक है, क्रस्ट पर जो मैक्सिमम जो गैस पाई जाती है या जो एलिमेंट है वो क्या है, सो दैट इज ऑक्सीजन। और हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट्स हो गए। अगर फिर हम मेटल की बात करेंगे तो दैट इज एल्यूमिनियम, और उसके बाद आयरन। इस तरीके से है, तो ये एक दो बार आप टेबल रीड करेंगे तो थोड़ा सा लर्न हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट? ओके, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक, ठीक है। सो आंसर करो जल्दी से। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा ही यही वाला क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस कर रहे हैं कि मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात हुई है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या था, वो मेटल नहीं है, सिलिकॉन मेटल नहीं था, ठीक है। तो वहां पर क्या था, थर्ड पे मेटल याद करो, टेबल में थर्ड पर था एल्यूमिनियम, ठीक है। आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद था आयरन, है ना, अबाउट 5% समथिंग। सो आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। बी के साथ हम जाएंगे, ठीक है। अगेन दैट इज द टेबल। ये है एल्यूमिनियम जो कि 8% समथिंग है, और उसके बाद है आयरन, ठीक है, 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? ओके, ऑप्शन ए है अपर एंड लोअर मेंटल। अपर एंड लोअर मेंटल की बात करें तो ये तो देखो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अपर एंड लोअर मेंटल की बात करें तो क्रस्ट को हटा ही रहे हैं, इसको एलिमिनेट करो। क्रस्ट एंड कोर ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम बीच में मेंटल को हटा के क्रस्ट एंड कोर से कैसे लिथोस्फीयर क्रिएट करेंगे। देन क्रस्ट एंड अपर मेंटल, सो दिस इज द आंसर। क्रस्ट एंड अपर मेंटल की अगर हम बात करते हैं, अपर मेंटल इट मीन्स एस्टेनोस्फीयर के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उसको भी हम लिथोस्फीयर में काउंट करते हैं, ओनली क्रस्ट को नहीं करेंगे, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। सो आंसर विल बी सी। ओके, फैक्ट भी चेक करते हैं एक बार। देखो, द लिथोस्फीयर इज सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल and the crust. Okay, the outermost layer of earth's structure, it is bounded by the atmosphere above है lithosphere के, and the asthenosphere below.
ठीक है, जो कि एस्थेनोस्फीयर क्या है, उसके अनदर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्रस्ट का और क्या बोलेंगे हम, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मैच द फॉलोइंग। रिक्टर स्केल, मर्कैली स्केल, सी पर है पी वेव्स एंड डी है एस वेव्स। ठीक है, इधर ऑप्शन भी दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, जल्दी से मैच करो इन कोड्स के साथ। ठीक है, तो ये देखो हम देखते हैं ए का फोर्थ, यानी रिक्टर स्केल को दिया है 0 10 के साथ। सबसे पहले आप ये समझ लें एक बार, रिक्टर स्केल क्या है, जो कि हम देखते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए होता है ना। जैसे अभी जब भी अर्थक्वेक आता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कितने रिक्टर स्केल पर आए हैं, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक चेक्ड बाय रिक्टर स्केल। मर्केली स्केल की बात करें तो ये इंटेंसिटी ऑफ द स्केल, मतलब इंटेंसिटी चेक करने के लिए होता है ये स्केल। जैसे कि जो भी अर्थक्वेक है उससे हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए होता है मर्केली स्केल, इंटेंसिटी चेक करता है। पी वेव्स की बात करें तो पी वेव्स, एस वेव्स, जो कि पी वेव्स है प्राइमरी वेव्स। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए अगर हम देखते हैं तो ये सबसे पहले हमारे फोकस पॉइंट पर पहुंचती हैं और ये सिमिलर टू होती है किसके, साउंड वेव्स की। ठीक है, एस वेव्स की बात करते हैं, इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड पार्ट। ओके, और ये किसकी तरह बिहेव करती हैं, ये लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो अब जल्दी से मैच करो, ए क्या होगा, ए होगा फोर्थ, ए फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है। बी, बी होगा क्या, बी होगा 3, तो B3 यहाँ पर है। ठीक है, ए फोर्थ B3, एंड देन पी वेव्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैंने बताया पी वेव्स करते हैं साउंड की तरह, तो सी का होगा फर्स्ट एंड डी का होगा सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3। ओके, ये आप फैक्ट चेक कर लेना। ठीक है, और एक बार इसको पूरा रीड भी कर लेना कि जो रिक्टर स्केल होता है वो क्या होता है, मर्कैली स्केल क्या होता है। ठीक है, एंड सीस्मोग्राफ क्या होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन द क्वेश्चन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स labeled assertion and reason. Assertion क्या है, the effect of a tsunami would occur only if the earthquake's epicenter is below oceanic water and the magnitude is sufficiently high. तो असर्शन की बात करें तो असर्शन एकदम ट्रू हो जाता है, क्योंकि जो सुनामी है वो तभी अकर होगी जबकि अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर है वो कहाँ पर होगा, वो वाटर में होगा। मतलब नॉट ओनली ओशनिक वाटर, वाटर में होगा। ओशनिक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बड़े अर्थक्वेक्स हैं वो किस में आते हैं, ओशंस में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें पैसिफिक ओशन की भी, तो रिंग ऑफ फायर वहाँ है, वहाँ बहुत हमारे जो अर्थक्वेक हैं वो आते हैं। और अब हम बात करें कि जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं रिक्टर स्केल पर अबव कम से कम 5 हो। ठीक है, तो असर्शन हमारा ठीक है। रीजन की हम बात करें, सुनामी आर द वेव्स जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक, नॉट द अर्थक्वेक इटसेल्फ। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अर्थ जो सुनामी है वो हम ऑलरेडी जैसे हमने देखा भी था जब 2004 था, 2004 में सुनामी ने हिट किया था इंडिया एंड विद द अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑल। सो 2004 में जब सुनामी ने अफेक्ट किया था, तो सुनामी क्या है, सुनामी वेव्स हैं, सुनामी खुद में अर्थक्वेक नहीं है। सुनामी क्या है कि सुनामी वेव्स हैं जो कि जनरेट होती हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर होता है वो कहाँ होता है, वो क्या होता है, ओशन वाटर में होता है। ठीक है, सो हम कहेंगे असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बार बार मैं याद दिला रही हूँ कि फैक्ट्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप क्या करें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, साथ में अभी अगर आप सुन रहे हैं वीडियो तो कोई नहीं, इसको दोबारा से देखें और फिर अपने नोट्स बना के रखें। ठीक है, वो बाद में हेल्प करेगा एग्जाम टाइम पे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे यू विल नॉट बी एबल टू सी द वीडियो अगेन। सो साथ में नोट्स बनाते रहिए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 4 स्टेटमेंट है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक। सो यस, दिस इज करेक्ट। जो हमारे अर्थक्वेक का फोकस पॉइंट होता है, जिसको हम फोकस पॉइंट को हाइपोसेंटर भी कहते हैं, सो दैट इज द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, और इसी फोकस पॉइंट या हाइपोसेंटर के ऊपर क्या होता है, एपीसेंटर। ये क्रस्ट वाला पार्ट होता है, यानी क्रस्ट पे जहाँ सबसे पहले
जो सीस्मिक वेव्स हैं वो फील की जाती हैं, दैट इज एपिसेंटर। बी की बात करें, सो बी स्टेटमेंट क्या है, पी वेव्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, यस बिल्कुल करेक्ट है, आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, यस ये भी बिल्कुल ठीक है। जो पी वेव्स हैं वो सबसे पहले पहुंचती हैं सरफेस पे, और ये ट्रेवल कर सकती है गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों ही जो हमारे मटेरियल्स हैं उनमें तीनों में ये ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सी की बात करें, सी ऑप्शन क्या कहता है, एस वेव्स ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। सो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। जो एस वेव्स होती हैं हमारी सेकेंडरी वेव्स, ये ट्रेवल करती हैं सिर्फ सॉलिड से ही, मतलब जो सॉलिड मटेरियल्स है उसी में ट्रेवल करती हैं, ये लिक्विड या गैस वाले पार्ट में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी डी ही फिर गलत हो जाता है। द सरफेस वेव्स आर द सेकेंड लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीस्मोग्राफ। सो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सरफेस वेव्स हैं यानी जिन्हें हम एल वेव्स भी कहते हैं, जैसे ये पी वेव्स हो गई और एस वेव्स हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बॉडी वेव्स हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ये सरफेस वेव्स होती हैं। सरफेस वेव्स मतलब एल वेव्स, ये क्या होती हैं, ये सबसे लास्ट में पहुंचती हैं। जो हमारा क्या है, क्रस्ट है, वो वहाँ पर सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, और इसीलिए लास्ट में रिपोर्ट होती है किस पर, सीस्मोग्राफ पर, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आए कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी है, तो ये सरफेस वेव्स ही होती हैं। ठीक है, सो आंसर होगा डी। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये फैक्ट आप चेक करते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द शेडो जोन ऑफ द सीस्मिक वेव्स इज रिकॉर्डेड बिटवीन। जो शेडो जोन होता है कलेक्टिवली पी वेव्स और एस वेव्स का, वो कितने डिग्री एंगल से कितने डिग्री के बीच में होता है, 105 से 135, 110 से 150, 105 से 153, या फिर 105 से 145। सो आंसर होगा 105 से 145। ठीक है, यानी ऑप्शन होगा डी। इसको हम चेक करते हैं एक बार डायग्राम की हेल्प से। ये है हमारी प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स। ठीक है, ये है इसका शेडो जोन। अगर हम देखें तो ये 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच में है। ठीक है, यहाँ से ये ट्रेवल नहीं करती, तो ये इसका शेडो जोन हो गया। ऐसे अब हम एस वेव्स पर आए, तो एस वेव्स क्या है, 105 डिग्री के बियॉन्ड ये ट्रेवल कर ही नहीं रही है, क्योंकि इनकी तो यही क्वालिटी होती है ना कि ये सॉलिड से ही ट्रेवल करती है, ये लिक्विड पार्ट में ट्रेवल करती ही नहीं है। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे, दोनों का जो शेडो जोन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 105 और 145, क्योंकि 105 45 के बीच में एस वेव्स भी नहीं कर रही हैं और पी वेव्स भी नहीं कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 8। The lines on a map joining the place of equal intensity relating to a specific earthquake are called। यानी उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, जो हम कह सकते हैं हमारे मैप पर उन दो प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं जहां पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या हो, सेम हो। ठीक है, सो ऑप्शन में क्या है, आइसोसीस्मल लाइंस, होमोसीस्मल लाइंस, कोसीस्मल लाइंस एंड सीस्मिक लाइंस। ठीक है, तो ये ऑप्शन में क्या होगा, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा आइसोसीस्मल लाइंस। ये ना आपने पहले आइसो थर्मल, आइसो हाइट, ये सब भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये उन दो प्लेसेस को मिलाती है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आंसर विल बी ए। एंड होमो और कोसीस्मल वेव्स की बात करें, तो ये वो लाइंस होती हैं, होमो और कोसीस्मल दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, और ये वो लाइन होती हैं जो कहाँ पर, जो किसी भी उन दो प्लेसेस को मिलाती हैं जहाँ पर अर्थक्वेक क्या होता है, एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी उन दो प्लेसेस को मिलाएंगी जहाँ पर अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वो रीच कर रही हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, come to next question, question number 9, the layer which does not transmit the S waves is called। जल्दी से बताओ आप ये। ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेंटल, ऑप्शन सी है आउटर कोर, ऑप्शन डी है इनर कोर। अब अभी अभी हम प्रीवियस में ही इसको करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस। सो आंसर क्या होगा, देखो क्रस्ट होगा नहीं, एलिमिनेट भी करा करो। ठीक है, क्रस्ट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट में तो वो करेंगी, क्योंकि क्रस्ट क्या है, सॉलिड होता है। मेंटल में भी करेंगी, क्योंकि मेंटल का सिर्फ एस्टेनोस्फियर वाला पार्ट ही थोड़ा सा लिक्विड होता है, बाकी सॉलिड होता है, तो वो वहां से भी करेंगी। आउटर कोर में ट्रांसमिट नहीं करेंगी, क्योंकि आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है ना। जैसे हमें पता है आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड होता है, इनर कोर क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी। ठीक है, नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्विज, क्वेश्चन नंबर 10। ये इधर जो है,
ये दिए हुए हैं हमारे डिसकॉन्टिन्यूटीज और इधर हैं लेयर्स ऑफ अर्थ। हमें मैच करनी है डिसकंटिन्यूटीज को किसके साथ, इसके साथ। सो कोड्स हैं, जल्दी जल्दी से मैच करो, ठीक है। एक बार देखते हैं। ए का 5 गुटनबर्ग डिवीजन ऑफ सियाल एंड सीमा, ये होगा नहीं, ठीक है। ए का 2 गुटनबर्ग लोअर मेंटल नहीं। ये गुटनबर्ग जो है लोअर मेंटल एंड आउटर कोर डिसकंटिन्यूटी, तो ये अगर हम कहते हैं ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या है, ए का, एक मिनट, ए का है 5th, अगर ए का 2 होगा और या तो यानी कि सेकंड में होगा या फिर क्या होगा, थर्ड में होगा, ठीक है। अब देखते हैं फिर बी का क्या है। बी का है फर्स्ट आउटर कोर एंड इनर कोर, तो ये तो होगा नहीं, आउटर कोर और मोहो इसके बीच में नहीं होती। ये किसके बीच में होती है, 4th लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। ये होगा बी का 4th, यानी हमारा आंसर निकल आया है, 2 से ही निकल आया है, ठीक है। ये क्या होगा, आंसर नंबर 3, ठीक है। एक बार इसको जाके भी देखते हैं इस तरीके से। देखो अगर अब हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे 2 क्लियर थी, ठीक है। हमें ये था पता कि जो मोहो है वो किसके बीच में है, क्रस्ट जो लोअर क्रस्ट है हमारी और अपर मेंटल के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से हमें ये वाला पता था, तो हमारा 2 से भी निकल आया। यानी कि कहने की चीज़ है, आपको ना थोड़ा सा एलिमिनेट भी करना है और थोड़ा सा फोकस भी करना है। चलो एक बार इसे डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये है हमारा क्या, ओशनिक क्रस्ट, और ये है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट मतलब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जो डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब ये इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कर रही है। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अब अगर हम मोहो की बात करें कि मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या करती है, लोअर क्रस्ट, ये आप देख रहे हो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को कर रही है, क्योंकि ये तो हमारी अपर वाली थी, तो ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये मोहो हो गई, ठीक है। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है, हमारी रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। ये क्या कर रही है, ये अपर और लोअर मेंटल को कर रही है। ये हमारी अपर मेंटल, ये हमारी लोअर मेंटल, इसको सेपरेट कौन कर रही है, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट देखें गुटनबर्ग। अब ये गुटनबर्ग कहाँ पे है, देखो ये यहाँ पर है, जो ये लोअर मेंटल है और आउटर कोर है, इसको सेपरेट कर रही है, ठीक है। और लास्ट में जो इनर और आउटर कोर को सेपरेट करती है वो क्या है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। 5 ये मेन हमारी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। एक बार इनको अच्छे से एक बार और गो थ्रू हो जाओ तो याद हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाओ साथ में, ठीक है। और for more informative videos, connect with us, like and subscribe and press the bell icon. Okay, thank you। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।